हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर के बारे में ना। तो वेपर प्रेशर क्या था मैंने आपको बताया था। चलिए आज भी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था पिछली क्लास को। तो देखो हमने बताया था जैसे हमने क्या लिया हुआ है, क्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ है, क्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ है, ठीक। और हमने क्या किया है, यहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे, ओके। हमने इसको नाम दे दिया ए। ये क्या है, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, ठीक है। जब ये सरफेस पे हैं जो मॉलिक्यूल्स, ये क्या होंगे, ये वेपराइज, क्योंकि ये आपका कंटेनर खाली है और पूरा पूरा फिल नहीं किया गया है, इसका मतलब अब ये वेपराइज होना शुरू होंगे, ठीक। तो जैसे ही वेपराइज होना शुरू होंगे तो यहाँ पे वेपर्स के कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ये भी किसके हैं, ए के ही हैं। तो अब ये क्या होगा, जब वेपर्स बन गए तो ये वेपर्स क्या करेंगी, एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगी और इस प्रेशर और लिक्विड के बीच में क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके वेपर्स हैं और ये आपका लिक्विड है, लिक्विड फेज, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो इनका जो इक्विलिब्रियम होने के बाद जो इनका प्रेशर है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, अरे वेपर प्रेशर ऑफ ए। देखिए यहां पे नॉट लगा है, नॉट का मतलब होता है दिस इज फॉर प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सॉल्यूशन लिया है तो उसका प्रेशर हमेशा वेपर प्रेशर से कम होगा, ठीक है। तो उसका प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। लेकिन प्रेशर जो होता है प्योर लिक्विड का, वो जो प्रेशर होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, दैट विल बी कॉल्ड द वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये पी ए अगर कहीं है तो ये हमें क्या डिनोट करता है, ये है पार्शियल प्रेशर। क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये किसी भी सॉल्यूशन का होगा, ठीक है, मतलब प्योर लिक्विड नहीं होगा, तो ये आपका पार्शियल प्रेशर आएगा। अब चलो देखो, जो हमारा वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। पार्शियल प्रेशर, जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, ये पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होती है एट द गिवन टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर। अगर मान लिए, हमने मान लिया कि अगर हम पार्शियल प्रेशर से भी हमने इंक्रीज करना शुरू किया, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस, increases after this value, after this value, अगर पार्शियल प्रेशर को हमने और बढ़ा दिया, इस वैल्यू से और बढ़ाया, पार्शियल प्रेशर को और बढ़ाया, तो क्या होगा, सम वेपर्स विल कंडेंस,
सम वेपर्स विल कंडेंस, तब आपकी कुछ वेपर्स क्या होनी शुरू हो जाएंगी, कंडेंस होनी शुरू हो जाएंगी। और एंड इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस, अगर पार्शियल प्रेशर को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, देन लिक्विड वेपोराइज, देन लिक्विड वेपोराइज। अब देखो ये होगा कब तक होगा, अनटिल, कब तक होगा, पहला केस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड, जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड, जब तक कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू पार्शियल प्रेशर की ऑब्टेन नहीं हो जाती है, मतलब वेपर प्रेशर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। दूसरी क्या होगी, ऑल द लिक्विड विल वेपराइज, ऑल द लिक्विड विल वेपराइज, मतलब कि अगर हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, अगर हमने पार्शियल प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया तो क्या होगा, लिक्विड हमारा वेपर हमारा कंडेंस होना शुरू होगा, और वो तब तक होगा जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग नहीं पा जाते, मतलब हम लोग वेपर प्रेशर तक नहीं पहुंच जाते। और अगर हमने पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज करना शुरू किया तो इसका मतलब लिक्विड क्या होगी, वेपोराइज होगी। कब तक होगी, जब तक कि सारे लिक्विड खत्म नहीं हो जाती है, सारे लिक्विड कन्वर्ट होके वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आपको पता होगा, वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड का डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो आपके, और इसको हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं। इतना नोट कर लो तो मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि लिखा रहेगा आपके पास तो ज्यादा सूटेबिलिटी रहेगी। प्लीज नोट डाउन दिस। लिख लिया, चलो एक चीज लिखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट डज नॉट डिपेंड, ये कहां डिपेंड नहीं करता है, ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, आपने कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया हुआ है इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और कहां डिपेंड नहीं करता है, एक तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, और बर्तन का वॉल्यूम कितना लिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, इस पे भी डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना बड़ा बर्तन लिया है, एंड साइज ऑफ कंटेनर, और साइज, किस साइज का आपने कंटेनर लिया हुआ है इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वो आपके ना तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट लिया है, हाँ किस टाइप का लिया इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन कितना लिया इस पे डिपेंड नहीं करेगा, और कितना वॉल्यूम का वेसल लिया इस पे डिपेंड नहीं करेगा, और किस साइज का आपने बर्तन लिया हुआ है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको आप याद रखेंगे कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, वेसल के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, एंड साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेपर प्रेशर था। अब आप अगली हेडिंग डालिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नोट कर लिया इसको आपने, आप वीडियो को पॉज किया करो, फिर अपना
लिखा करो, फिर रेज्यूम करके पढ़ा करो। ओके, तो इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, और टाइम हमको बचाना ही है। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जैसे पहला ही मैंने आपको बताया कि सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, आपने लिक्विड कैसा लिया हुआ है इसके नेचर पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। देखो, नेचर ऑफ लिक्विड से कैसे डिपेंड करता है कि ये आपका जो भी लिक्विड लेंगे उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उस पर। अगर वो फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो कैसे, अब देखो, इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, if weak then vapor pressure high। अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है अगर वीक है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ज्यादा होगा। अब जैसे अगर हम बात करें, हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक कंटेनर में क्या किया, पानी ले लिया। क्या ले लिया, पानी ले लिया। और दूसरे कंटेनर में हमने क्या किया, C2H5OH, हमने अल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्या दोनों में वेपर प्रेशर सेम होगा। तो देखो डिपेंड कैसे करता है, जो हमारा इसमें भी हमारा क्या है, H बॉन्डिंग है और इसमें भी H बॉन्डिंग है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग नहीं कुछ कर पाए। तो देखो क्या होता है, जैसे यहां पे O से 2 H जुड़े हुए हैं और 2 लोन पेयर है। अब यहां पे इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, 2 हाइड्रोजन ओपन है, अभी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जब हम यहां की बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन, जैसे यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहां पे क्या होता है, यहां पे 2 एथिल अल्कोहल के बीच में C2H5OH और C2H5OH, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहां H, यहां C2H5। तो अब यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी यहां पे एक ही है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसका H बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना आसान है, क्योंकि ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स को हमें वेपराइज करने के लिए ज्यादा कुछ करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसका मतलब है कि
यहां से एक चीज हमको समझ में आई कि जो वेपर प्रेशर होगा H2O का, ये क्या होगा, कम होगा वेपर प्रेशर किसके, C2H5OH के। समझ में आ गया। तो ये निष्कर्ष निकला कि वेपर प्रेशर क्यों डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के, क्यों, क्योंकि अगर उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, इसका मतलब उनको तोड़ करके वेपराइज करना कठिन काम है विद रिस्पेक्ट टू उसके जिसका अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने क्या किया, 3 लिए, एक ले लिया C2H5OH, ठीक, दूसरा लिया हमने CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक, एक तीसरा लिया CH2OH, CHOH, CH2OH, अच्छा सॉरी CH2OH, CH2, ठीक है, तीसरा लिया CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। अब देखिए ये तो पता है आपको कि एथिल अल्कोहल है, ये क्या है, ये ग्लाइकॉल है, और ये क्या है, ग्लिसरीन है, क्या है, ग्लिसरीन है। अब देखो सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 3 होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग किस में होगा, ग्लिसरीन में, सबसे वीक किस में होगा, एथिल अल्कोहल में। इसलिए आपका जो, अगर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो जो आपका वेपर प्रेशर का किसका सबसे ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा इसका, क्योंकि इसके पास क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब होगा कि P0C is less than P0B is less than P0A, मतलब वेपर प्रेशर सबसे अधिक किसका होगा, आपका A का होगा, एथिल अल्कोहल का। ठीक है। तो यहां से एक चीज लिख लीजिए कि वेपर प्रेशर जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये इस कंडीशन, इस केस से हमें यही पता चला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लग रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर वो वीक होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हाई होगा। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा ये अगर स्ट्रांग है, ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। समझ में आया? इसको नोट कीजिए, फिर अगले पे बात करते हैं कि और किस चीज पे ये डिपेंड करता है। ओके, चलो बच्चों, अब हम अगले फैक्टर्स की बात करते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। तो वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, उससे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, क्या जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके बीच में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर बढ़ाने में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
जो बढ़ जाएगी, जिसका मतलब हो गया उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड वेपर प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने देखा कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेपर प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऐसे भी देखो कि जैसे मान लिया इस कंटेनर में क्या था, लिक्विड्स भरे थे, ठीक है, सरफेस पे भी कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, और आपने क्या किया, ये लिक्विड है, और आपने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया। जब ये गर्म होगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो क्या होगा कि वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या होगा, जो पहले लिक्विड कम वेपराइज होते वो ज्यादा वेपराइज होंगे। जब ज्यादा वेपराइज होंगे, जब ज्यादा वेपर्स बनेगी तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि टेम्परेचर की। अब आ जाओ तीसरे फैक्टर की। तीसरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, अगर आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, जो लिक्विड आपने लिया हुआ है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, कम टेम्परेचर देने पे ही ज्यादा वो खौलने लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपर प्रेशर हाई होगा। इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो टेम्परेचर के ही डिपेंड है। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा वेपर्स फॉर्म होंगी। वेपर्स ज्यादा फॉर्म होने से क्या होगा कि वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। अगला क्या है, चौथा क्या है, चौथा है आपका कि प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड चौथा फैक्टर जिसपे कि ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करता है कि आपने लिक्विड कितना प्योर लिया है। आपको अभी बता चुका हूं आपको कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन से अधिक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। तो लिख लीजिए, द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज, द प्योर लिक्विड has always higher vapor pressure as compared to its solution, as compared to its solution। उसके सॉल्यूशन के बजाय प्योर आप लिक्विड लेते हैं तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे जिसके ऊपर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कीजिएगा। चलो बच्चों, अगली हेडिंग डालिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग सब्सटेंस को कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए हेडिंग डालिएगा, पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा कि वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल सब्सटेंसेस, अब ये वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, इसका नाम तो आप पहली बार सुन रहे होगे, लग रहा होगा आपको, सुने होगे, समझोगे आज। देखो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब जिसका की एक डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर हो। तो लिख लो, सब्सटेंसेस हैविंग
अ डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, जिसकी कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू हो वेपर प्रेशर की, मतलब जिसका पी नॉट क्या हो, जीरो नहीं हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो जितने भी लिक्विड्स हैं, चाहे आप H2O ले रहे हो, चाहे CH3OH ले रहे हो, चाहे C2H5OH ले रहे हो, ये क्या होंगे, जैसे आपने बेंजीन लिया C6H6, तो ये सब क्या है, ये सब वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं कि जिनका की जो वेपराइज होंगे और इनका कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो अगर ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, तो अगले की बात करते हैं कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होंगे। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस का मतलब हो गया कि वे सब्सटेंस जिसका जो सब्सटेंसेस टेंड नहीं करते हैं वेपराइज होना, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो वेपराइज होते ही नहीं हैं, उनको हम लोग बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। जैसे कैसे, जो भी सॉलिड्स हैं, क्या सॉलिड रखने पे वेपर बदलेगा? जैसे अगर आपने एक बॉटल पानी लिया, उसको रख दिया, ठीक है, वो तो वेपर्स फॉर्म करेगा, चाहे बंद हो चाहे ओपन हो। अगर आपका ओपन भी है तो भी वेपराइज होगा, और ओपन है तो भी वेपराइज होगा, बंद है तो भी वेपराइज होगा। लेकिन क्या आपने सॉलिड रखा तो क्या वो वेपर में कन्वर्ट होगा? क्या नहीं होगा। तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस having no tendency to vaporize, no tendency to vaporize, जिनके अंदर वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं होती है, उनको हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे सॉलिड्स आर एज्यूम्ड टू बी नॉन वोलेटाइल। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो आपके नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। तो जितने भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, जैसे आपने ग्लूकोज लिया, सुक्रोज ले लिया, ये सब क्या होंगे? इनके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं होती है कि ये वेपराइज हो पाए। आपने यूरिया ले लिया, ठीक है, ये सब वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए हम इनको नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और हेडिंग डालिएगा। चलिए तो हम लोग आगे हेडिंग डालिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। अब ये बबल पॉइंट BP और ड्यू पॉइंट DP क्या है? देखो पहले हेडिंग डाल लेना, इसमें आप बबल पॉइंट, इसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे? BP से। अब ये BP ब्लड प्रेशर नहीं, बबल पॉइंट। अब ये होता क्या है? लिखेगा द पॉइंट एट विच, वो पॉइंट एट विच, वो पॉइंट जिस पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, मतलब कि लिक्विड से जब हमारा, जैसे आपने लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, तो उस लिक्विड से कभी ना कभी पहली वेपर तो बनेगी ना। तो जिस पॉइंट पे वो पहली वेपर बनती है, जिस पॉइंट पे लिक्विड से वो पहली वेपर फॉर्म होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए
कि वो पॉइंट जिसपे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर जब फॉर्म होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, उस पॉइंट पे। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉइंट एट विच वो पॉइंट जिस पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड पहली ड्रॉप जो लिक्विड की होती है वो वेपराइज होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे लिक्विड जो होता है वो आपका मेजर होता है। लिक्विड क्या होगा, मेजर होगा, और आपका वेपर जो होगा ये क्या होगा, माइनर होगा। मतलब अभी तो पूरा लिक्विड ही है, पहली ड्रॉप लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट हुई है, मतलब वेपर तो कुछ है ही नहीं है। तो मेजर पार्ट क्या है, लिक्विड है, माइनर पार्ट क्या है, वेपर है। ठीक, ये तो बात हो गई। और ये माइनर का मतलब निग्लिजिबल है, एकदम नहीं के बराबर है। ये क्या है, नेग्लिजिबल है, एकदम न के बराबर है। अभी तो पहली बूंद बनी है ना वेपर में। अब देखो ये तो हो गया बबल पॉइंट। अब लिखो, हेडिंग डालो ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा लिख लो। जस्ट इसी का उल्टा का मतलब होता है अ पॉइंट एट विच, देखिए हमने बताया कि बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज। पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, जहां पे जो लास्ट ड्रॉप लिक्विड होती है वो वेपराइज होती है, उसी को बोलते हैं क्या, ड्यू पॉइंट। या हम लोग और क्या कह सकते हैं कि पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस, मतलब पूरा वेपर है, अब लिक्विड की पहली बूंद बनने जा रही है, तो वो क्या होगा, हमारा ड्यू पॉइंट होगा। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो आपका वेपर होगा ये आपका मेजर पार्ट होगा। वेपर क्या होगा, मेजर पार्ट होगा, और आपका जो लिक्विड होगा वो आपका माइनर होगा। माइनर का मतलब निग्लिजिबल ही है, एकदम नहीं के बराबर है। क्यों, क्योंकि अभी तो पहली बूंद बनने जा रही है, बनी भी नहीं है, अभी वो बनने ही जा रही है। तो वेपर सबसे ज्यादा है, वो लिक्विड क्या है, न के बराबर है। तो यहां से एक चीज समझ में हमको ये आई कि लिक्विड और वेपर में जो इक्विलिब्रियम बनता है, लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम जो बनता है, इट एग्जिस्ट ओनली इन बिटवीन, वो कहां बनेगा, बीपी एंड डीपी के बीच में बनेगा। बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में बनेगा, क्योंकि बबल पॉइंट के बाद तो लिक्विड वेपर बदल रहा है और ड्यू पॉइंट के बाद तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीच में ही कहीं इक्विलिब्रियम रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम कहां बनता है, वो आपका बबल बीपी और डीपी के बीच में बनता है। तो देखो बिफोर बीपी बॉइलिंग बबल पॉइंट के पहले क्या था, पूरा लिक्विड था, ओनली लिक्विड था। बिफोर बीपी जब पहली बूंद वेपर बनी उससे पहले तो पूरा लिक्विड ही रहा होगा ना। और आफ्टर डीपी, आफ्टर ड्यू पॉइंट, ओनली वेपर। ड्यू पॉइंट के बाद तो पहली बूंद बनने जा रही है ना लिक्विड की, उस टाइम पे तो पूरा वेपर ही था।
तो ये हमारा ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट है, नोट कीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि जैसे मान लिया आपने गैस लिया हुआ है और गैस से आप क्या बनाना चाहते हो, लिक्विड में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। गैस को किस फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, लिक्विड फॉर्म में चेंज करना चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैस ज़्यादा है, लिक्विड बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करना पड़ेगा मतलब कंप्रेस करने से क्या हुआ, जब आप कंप्रेस करोगे तो इसका मतलब आप क्या बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो। और जब प्रेशर बढ़ाओगे, जब कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा। फॉर अब हम बात करते हैं कि हमने लिया लिक्विड से गैस में, लिक्विड से हम गैस में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कंप्रेस किया, इसके लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, पिस्टन को ऊपर उठाना पड़ेगा। मतलब यहां पे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को घटा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया, क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है और अभी जो है इसमें क्या है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, कंप्लीट लिक्विड। इसमें कंप्लीट लिक्विड भरा हुआ है और यहां पे जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है ये 0.4 ATM मान लिया दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे टेम्परेचर मान लिया कांस्टेंट है, ये T के बराबर है। तो अभी क्या होगा, यहां पे पूरा लिक्विड ही है, तो यहां पे कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नो इक्विलिब्रियम, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, और लिक्विड में मान लिया हमने पानी लिया हुआ है, H2O लिया हुआ है। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने पिस्टन को रेज किया। हमने क्या किया, पिस्टन को रेज किया, उठाया। पिस्टन को ऊपर उठाएंगे अगर, तो हमने क्या किया, पिस्टन को ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो इतना वॉल्यूम बढ़ गया, ये V1 मान लिया। तो अब क्या होगा, पहले पूरा लिक्विड था, अब यहां पे पहली ड्रॉप वेपर की फॉर्म होगी, तो यही हमारा क्या होगा, बबल पॉइंट। पहली वेपर की ड्रॉप फॉर्म होगी और यही हमारा क्या होगा, बबल पॉइंट होगा। और यहां पे अब लिक्विड और वेपर के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो वॉल्यूम बढ़ा वो हमने मान लिया V1 है। तो अगर मान लिया यहां पे अब प्रेशर पूछे, इसमें यहां पे आपको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग PV1 = N1 RT लगा सकते हैं। देखिए ये P तो फिक्स रहेगा, ये P तो फिक्स रहेगा, जो यहां पे जो वेपर प्रेशर है वही उसी के बराबर होगा। तो यहां तो ये 0.4 ही रहेगा। V1 आपको दिया ही होगा कितना वॉल्यूम बढ़ा, और यहां पे N1 और R और T की वैल्यू तो पता होगी, R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो यहां से आप N1 निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम और आगे बढ़े और हमने फिर पिस्टन को थोड़ा सा और रेज किया, पिस्टन को और रेज किया। अब क्या होगा कि पिस्टन को हमने और ऊपर उठा दिया। ठीक है, और हमने ऊपर उठा दिया। तो अब क्या हुआ,
धीरे धीरे अब लिक्विड की मात्रा कम होनी शुरू होगी। अब लिक्विड जो यहां तक था, अब लिक्विड चला जाएगा यहां तक। अब वेपर्स आपको ज्यादा फॉर्म होगी। तो अब यहां पे मान लिया वॉल्यूम ये V2 हो गया, और यहां भी इक्विलिब्रियम आपका फॉर्म रहेगा लिक्विड और वेपर के बीच में। तो यहां भी आपका क्या होगा, PV2 इज इक्वल टू N2RT। P तो आपका वही रहेगा 0.4, क्योंकि उससे ऊपर तो प्रेशर आप दे ही नहीं पाओगे। वो क्या है, वो तो वेपर प्रेशर आपका H2O का दिया हुआ है, पानी का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, H2O का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। इसका मतलब उससे ज्यादा प्रेशर तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो मैक्सिमम प्रेशर है। इसका मतलब यहां पे 0.4 ही रहेगा। V2 आपको गिवन रहेगा, यहां से आप N2 कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमने क्या किया, एक बार पिस्टन को और रेज किया। एक बार पिस्टन को और रेज किया, तो अब क्या हुआ, अब यहां पे सारा वेपर्स फॉर्म हो गया, और एक लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बची। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट। जब लास्ट ड्रॉप ऑफ ये लिक्विड की बची, और ये मान लिया V3 है, पूरा वॉल्यूम हो गया लगभग, तो अब यहां से क्या होगा, यहां से फिर PV3 इज इक्वल टू N3RT। तो यहां से आप N3 कैलकुलेट कर सकते हो। और यहां पे क्या होगा, यहां पे N1 था, यहां पे जो आएगा N2 वो ग्रेटर देन N1 आएगा। N2 जो होगा N1 से ज्यादा होगा, और यहां पे जो N3 कैलकुलेट करोगे वो N2 से ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर हमने मान लिया कि अभी भी हमने पिस्टन को और ऊपर उठा दिया, तो अब क्या होगा, अब ये पूरा वेपर हो गया, वनली वेपर। अब आपका पूरा वेपर है इसमें, तो यहां पे भी क्या होगा, नो इक्विलिब्रियम, यहां पे भी कोई इक्विलिब्रियम फॉर्म। चले, तो हमने बोला कि जब हमने पिस्टन को और रेज किया, तो अब क्या होगा, यहां पे केवल वेपर्स होंगी। जो अभी यहां लिक्विड की एक ड्रॉप बची थी वो भी वेपर में कन्वर्ट हो गई। अब ये पूरा वेपर है, तो अब यहां पे फिर से क्या होगा, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो यहां पे लेकिन ये है कि अब प्रेशर चेंज हो जाएगा। अब जो पार्शियल प्रेशर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या लगेगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आप बॉयल्स लॉ पढ़े थे 10th में, तो वो चीज यहां पे अप्लाई होगी। ठीक है। तो ये हमारा क्या था कि कैसे बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना सीखा, आपको दिखाया, वो ये चीज हो गई कंप्लीट। ठीक। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, हमने बोला कि ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इस पे हमने क्या लिया है, प्रेशर लिया है, इस पे वॉल्यूम लिया है। पहले हम लोग केवल वेपर्स के लिए बात कर लेते हैं, ओनली वेपर्स के लिए, मतलब गैस के लिए। वेपर्स के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसी होगी, वेपर्स के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन था, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब है यहां पे क्या है, यहां पे आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, यहां पे आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर हमने मान लिया कि ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वॉल्यूम है, और यहां से हम लिक्विड से वेपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा। तो हमारा ग्राफ हमने देखा कि बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट तक हमारा ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बबल पॉइंट से ड्यू पॉइंट तक हमारा वेपर प्रेशर चेंज तो होना नहीं है, प्रेशर तो वही रहेगा। और ये हमारा BP हो गया, और ये हमारा DP हो गया। फिर DP के बाद क्या होगा,
पूरा वेपर हो गया तो अब ये हमारा ग्राफ फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ था और इस कंडीशन में, पूरे कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया हुआ है। टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होगा। मैंने आपको बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब हम लोग अगली क्लास जो होगी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इस पे बेस्ड, और फिर उसके बाद हम लोग राउल्ट्स लॉ की तरफ चलेंगे। ओके, तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तो उसके आगे कीजिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।